नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कॉम्पोजिशन में हम क्या करेंगे, जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन सी गैसें कितनी मात्रा में हैं। तो एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स that surrounded the earth. These components are essential for sustain life, regulating temperature and supporting the natural process like respiration, combustion and rainfall. तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है इसमें कौन सी गैसें हैं ये हम पढ़ेंगे कंपोजिशन के अंतर्गत। तो जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं तो 78% टोटल इन्वायरमेंट में यदि 100% की बात करें तो उसमें से 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। यानी ये दो गैस ही इसमें से माइनस कर दें तो 99% हिस्सा जो है वो केवल दो गैसों से बना हुआ है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑर्गन 0.93% और अदर गैसेस 0.04% ये है। ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ द गैसेज इन द एटमॉस्फेयर रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट अप टू 90 किलोमीटर। यानी सरफेस से यदि हम 90 किलोमीटर ऊंचाई की ओर जाएं तो 90 किलोमीटर तक लगभग वातावरण में जो गैसों की मात्रा वो फिक्स रहती है। अब बात करते हैं मेजर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। नंबर 1 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लार्जेस्ट कंपोनेंट है, ये 78% है। डज नॉट सपोर्ट रेस्पिरेशन या बर्निंग डायरेक्टली। ये क्या करती है, ये आग को जलने में, जो फायर होती है उसको जलने में कंट्रोल करती है। अगर नाइट्रोजन ना हो तो आग जल तो जाएगी लेकिन कंट्रोल नहीं होती। रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट रैपिड कंबंशन। आ गया ना, तो ये जो है आग को कंट्रोल रखती है। एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। नाइट्रोजन साइकिल होता है, ठीक है, पौधे के लिए ये ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस क्या है, ये इनरिच करती है सॉइल को, लीड टू बेटर क्रॉप यील्ड, मेकिंग इट वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। तो नाइट्रोजन की ये इम्पोर्टेंस रहती है। दूसरी बात क्या होती है कि यदि इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन नहीं होती तो सभी जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, उनके जो टिश्यूज होते हैं वो जो है टूट जाते, वो एक साथ नहीं रह पाते। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट गैस है ऑक्सीजन। ये इन्वायरमेंट के अंदर सेकंड मोस्ट गैस है जो 21% है। एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड एनिमल, स्पोर्ट कंबसन एंड नीड फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसके द्वारा ही क्या होता है कि जो फायर है वो जल पाती है। यदि ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन गैस नहीं हो तो कोई भी आग नहीं जलेगी। इसी प्रकार से ये ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की भूमिका निभाती है। ऑक्सीजन के संपर्क में आके बहुत सारे जो कंपोनेंट है वो पसीज जाते हैं या उसके अंदर चेंजेज आ जाते हैं, और सभी जो जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को एक्सहेल करते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी पर लाइफ नहीं हो सकती, और पृथ्वी पर तब तक लाइफ थी भी नहीं जब तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी। यानी पृथ्वी बन गई थी 460 करोड़ साल पहले, और 80 करोड़ सालों तक इस पर कोई भी इन्वायरमेंट नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी। उसके बाद 380 करोड़ साल से यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हुई, क्योंकि उस समय फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू हुई और वातावरण में ऑक्सीजन भरनी शुरू हुई। ठीक है। तो इट इज़ नेसेसरी टू बर्निंग एंड कंबंशन विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कुकिंग इंडस्ट्रीज एंड एनर्जी प्रोडक्शन। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ ऑर्गन। ये 0.93% है इन्वायरमेंट में, और ये केमिकली इनएक्टिव गैस होती है। डज नॉट टेक पार्ट इन बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब एंड वेल्डिंग। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब, जो आपने देखा होगा, आपके पास जो बल्ब होता है उसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो जलता है, तो बल्ब जो है वो उसके अंदर गैस भरी रहती है। ऑर्गन इम्पोर्टेंस क्या है, इट मेंटेन बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर एंड प्रिवेंट अनवांटेड केमिकल रिएक्शंस।
It is also used to protect food, wine and historical document from oxidation। यानी ये ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करती है और इन्वायरमेंट के अंदर अननेसेसरी जो केमिकल रिएक्शन हो सकते थे उनको कंट्रोल रखती है ऑर्गन गैस। नेक्स्ट आती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इन्वायरमेंट के अंदर इसकी मात्रा है 0.04%। अब धीरे धीरे जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो वातावरण के अंदर CO2 की जो मात्रा है वो लगातार प्लस हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेजर रूप से जिम्मेवार हैं। इसके कारण से क्या कर रहा है, धीरे धीरे हमारा इन्वायरमेंट ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। इसकी क्या कहता है, प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ये ना होती तो इन्वायरमेंट हमारा बहुत ही कोल्ड हो जाता, ठंडा हो जाता। यूज्ड फॉर प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। पौधे क्या करते हैं, सूर्य की लाइट लेते हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ग्रहण करते हैं, ज़मीन से वाटर लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीजन में और ग्लूकोज में। यानी इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से और पौधों के द्वारा CO2 को एब्जॉर्ब करने से बनती है। हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर थ्रू द ग्रीन हाउस गैसेज। इसी के कारण वातावरण में 15 डिग्री सेल्सियस का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बना रहता है। यदि ये ना होता गैस CO2 तो हमारी पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाती। रिलीज द रिप्रेजेंटेशन एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। यानी ये जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उनके जलाए जाने से ये इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इम्पोर्टेंस क्या है, सपोर्ट्स प्लांट लाइफ एंड हेल्प रेगुलेट ग्लोबल टेम्परेचर। जो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखती है। इट डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड विच इन्फ्लुएंस ओशन pH एंड मैरीन लाइफ। यानी ये पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती, जिसके कारण से जो समुद्रों का pH वैल्यू है और जो समुद्री जीवन है वो बना रहता है। अदर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। इन ऊपर दी गई गैसों के अतिरिक्त भी वातावरण में कुछ और कंपोनेंट हैं, जैसे वाटर वेपर्स। ये इम्पोर्टेंट रहते हैं। कैसे, अमाउंट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यदि हम इक्वेटर से पोल की ओर जाएं तो दोनों ही तरफ जो है जो वाटर वेपर है उसकी मात्रा चेंज होती जाती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमिडिटी। वातावरण के अंदर जो आर्द्रता बनी रहती है यानी सभी प्रकार का जो मॉइस्चर है वो वाटर वेपर के कारण से ही होता है। फॉर्म क्लाउड्स, रेन, फॉग, ड्यू, मिस्ट एक्सेट्रा। जो इन्वायरमेंट के आने वाली ज़्यादातर जो ह्यूमिडिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, लाइकली फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, रेन की टाइप्स, फॉग, मिस्ट, ड्यू, हेलस्टोन एक्सेट्रा, ये सब वाटर वेपर के कारण ही है। एब्जॉर्ब हीट एंड मॉडरेट टेम्परेचर। ये भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करती है वाटर वेपर। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है, गर्मी इसके अंदर ट्रैप हो जाती है। इम्पोर्टेंस क्या है, इट प्ले ए क्रूशियल रोल इन द वेदर एंड क्लाइमेट। मौसम और जलवायु में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इट प्ले ए सेंट्रल रोल इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जो जल चक्कर है यानी समुद्रों से सूर्य का प्रकाश जब गिरता है या किसी भी मॉइस्चर वाले एरिया में तो पानी वाटर वेपर के रूप में ऊपर चला जाता है और फिर वहाँ पर क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, फिर रेनफॉल होती है और वापस पानी समुद्रों की ओर चला जाता है। एक वाटर साइकिल बन जाता है, उसमें वाटर वेपर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूविंग वाटर बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट गैस है डस्ट पार्टिकल्स। तो ये इंक्लूड होते हैं इसमें स्मोक, पोलन्स, सॉल्ट और सॉइल पार्टिकल्स। यानी रेत के कण, नमक के कण, धुएं के कण, ये सब इसमें शामिल होते हैं। हेल्प इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर। जो वाटर वेपर होते हैं वो डस्ट पार्टिकल पर ही जमते हैं, जिसके कारण से वो इन्वायरमेंट के अंदर फ्रीली मूव कर पाते हैं। कॉजेज कलर सनसेट एंड सनराइज। आपने सूर्य उदय के समय और सनसेट के टाइम इन्वायरमेंट के अंदर रेडिश या येलोविश कलर देखा होगा, तो वो सारा का सारा
डस्ट पार्टिकल्स के कारण होता है। डस्ट पार्टिकल का और इम्पोर्टेंस क्या है, ये रेनफॉल के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल जो है वो वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करते हैं, या उनको वाटर वेपर इनके ऊपर संघनित होते हैं, उनका कंडेंसेशन होता है या कंसंट्रेशन होता है, फिर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, देन रेनफॉल होती है। डस्ट ब्लोन फ्रॉम डेजर्ट कैरीज मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट टू ओशन एंड सॉइल। डेजर्ट से जो रेत के कण हैं वो अपने साथ मिनरल्स को लेकर, न्यूट्रिएंट को लेकर दूर तक पहुंच जाते हैं, ओशन और सॉइल तक। इन रिच इकोसिस्टम एंड सपोर्टिंग प्लांट एंड मैरीन लाइफ। तो डस्ट पार्टिकल इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है ओजोन, फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर। जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर कवर किया था टॉपिक, तो उसमें भी हमने ओजोन के बारे में काफ़ी अध्ययन किया था, तो आप वहाँ से भी इसको सीख सकते हैं कि ओजोन जो है O3 गैस जो है वो सूर्य से आने वाली यूवी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो हार्मफुल होती हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। यदि वो गैसेज वो सूर्य की किरणें, जो यूवी किरणें हैं, वो यदि धरातल तक, सरफेस तक पहुंचती है अर्थ के, तो स्किन कैंसर या जेनेटिक डैमेज हो सकता है ह्यूमन बीइंग को, प्लांट्स को एंड एनिमल्स को। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन्स यूवी रेडिएशन which can cause skin cancer, cataract and damage the plant and marine life। कंक्लूजन क्या है इस दोनों ही टॉपिक का, या कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर का? एटमॉस्फेयर इज केयरफुली बैलेंस मिक्सचर ऑफ गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। ईच कंपोनेंट हैव ए स्पेसिफिक रोल फॉर सपोर्टिंग लाइफ, कंट्रोलिंग क्लाइमेट एंड मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस। हर एक का अपना अपना महत्व है वातावरण के अंदर जीवन को सपोर्ट करने में, जलवायु को नियंत्रित करने में और इन्वायरमेंट के बैलेंस को मेंटेन करने में। इवन गैसेज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, लाइकली CO2, O3। ये गैस आपने देखा बहुत थोड़ी मात्रा में, ऑर्गन है बहुत थोड़ी मात्रा में है, लेकिन ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर? आंसर इज स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन सेकंड, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर वेदर फिनोमिना occurs, that is troposphere। Question 3, which of the following gas is most abundant in the earth atmosphere? That is नाइट्रोजन, 78% है ये, ठीक है। तो की पॉइंट यदि हम रिपीट करें, एटमॉस्फेयर इज थिकली ब्लैंकेट ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ, एक्सटेंड 100 of the kilometer in the space। Troposphere contains 75% mass of the atmosphere and essential gas such as water vapor and primary greenhouse gases likely CO2, argon, methane, etc. The atmosphere is mixture of the different gas, water vapors and dust particles surrounded by the earth. Without oxygen there is no life possible. Ozone layer absorbs the UV radiation of the sun rays which can cause skin cancer, cataracts and damage the plant and marine life। तो ये आप इसमें कह सकते हैं कंक्लूड में। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे एलिमेंट ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट।